हे हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो मैं अमित सोई आपको अपने चैनल अमित सोई फीस में फिर से एक बार स्वागत करता हूं। तो जैसे कि मैंने आपको कहा था कि हम कंटिन्यू करेंगे एमसीक्यू के साथ। तो हमने जो लास्ट वीडियो देखा था यानी कल के वीडियो में आपने चैप्टर नंबर 1 के 10 एमसीक्यूज देखे थे जैसे, और अभी हम जो स्टार्ट करेंगे वो है चैप्टर नंबर 2। हम जो चैप्टर्स के स्टार्ट कर रहे हैं मींस इलेक्ट्रोस्टैटिक का ही पार्ट 2 है, इलेक्ट्रोस्टैटिक 2 कह सकते हो आप। तो हम जो कर रहे हैं फिलहाल, जैसे मैंने कहा कि हम 10 to 15 जो है एमसीक्यूज लेंगे, और जैसे जैसे ये हम एक बार पूरा कर लेंगे 7 चैप्टर्स 8 चैप्टर्स, फिर दोबारा से हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 1 से। इसमें हम 50 एमसीक्यूज लेंगे पर चैप्टर, वो भी टॉपिक वाइज 5 to 6 क्वेश्चंस लेंगे हम, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, तो कैसे हो? ओके, तो जो आज का हमारे क्वेश्चन है वो चैप्टर नंबर 2 यानी कह सकते हो कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस इस चैप्टर से यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक के ही है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, इफ एन एल्यूमिनियम शीट, जैसे मैंने कहा था क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, अब आप उसको क्या कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर तो वीडियो को पॉज करके उसको नोट कर सकते हो। If an aluminium sheet of negligible thickness is placed between the two plates of capacitor, then its capacitance will। देखो ये एक कंडीशन है, पहले उसको समझ लेते हैं। तो हमारे पास दो सिचुएशन आता है, ये हो गया हमारा एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है, ये हमने बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया। अभी दो कंडीशन है बीच में जो है, हम कई बार क्या करते हैं क्वेश्चन में देखते हैं कि कंडक्टर दिया हुआ है
या फिर हमें दिया होगा डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, दोनों को सॉल्व करने का तरीका क्या है कि जो फॉर्मूला है कैपेसिटेंस का C वो है Q अपॉन V। तो हम V की वैल्यू फाइंड करते हैं किसमें, डाइलेक्ट्रिक के केस में। V क्यों, क्योंकि यहाँ पे दो सिचुएशन बन रहा है, एक है फ्री स्पेस वाला और एक डाइलेक्ट्रिक के साथ। तो हम फाइंड करते हैं V1 प्लस V2, इनकी वैल्यू पुट करते हैं और इसको सॉल्व करते हैं, जिसका तुम्हारा एक आंसर आता है C इज इक्वल टू C डैश इज इक्वल टू फाइनल आंसर आता है एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D प्लस T माइनस T बाई K। ये इक्वेशन आ रहा है आपके पास। ठीक है, ये है किसके लिए, ये है तुम्हारा कैपेसिटर विथ T थिकनेस डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, ये एक फर्स्ट कंडीशन है। सेकंड मैंने क्या है, कंडक्टर। जैसे यहां पे हमें दिया है एल्यूमिनियम क्या है, तो आपको पता है एल्यूमिनियम कंडक्टर है। तो हमें दिया हुआ है कंडक्टर के केस में क्या होगा। अगर मेरे पास कंडक्टर है तो होगा क्या, ये प्लेट सपोज पॉजिटिव, जैसे यहाँ पे दिख रहा है, ये नेगेटिव। तो ये पॉजिटिव प्लेट क्या करेगा कि कंडक्टर के जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो ये प्लेट कैसा हो गया, नेगेटिव। ये नेगेटिव प्लेट है तो कंडक्टर के कौन से चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। अगर आपने आंसर सोचा है तो कमेंट में बताओगे। तो वो है पॉजिटिव चार्ज। कौन सा है, पॉजिटिव। तो इस तरह से तुम्हें देखने को मिलेगा कि यहां पे जो है चार्जेस के सेपरेट होने के बाद ये भी कंडक्टर प्लेट, ये भी कंडक्टर, और टू कंडक्टर प्लेट के पैरेलल अगर रखते हैं तो उसी को हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कहेंगे। तो यहां पे हमें दो कैपेसिटर मिल रहा है, एक C1 एक C2। और अगर अपोजिट साइड जो है वो कनेक्टेड है, अगर आपने नहीं देखा है तो ये पैरेलल और सीरीज को कैसे सॉल्व करना है, एक वीडियो है हमारा पुराना चैप्टर नंबर 2 का, जिसका प्लेलिस्ट जो है वो आपको यहाँ पे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन के अंदर, तो आप वहां पे जाके देख सकते हो। तो अगर ऐसे हैं तो इसको हम सीरीज में सॉल्व करेंगे। किसमें सॉल्व करेंगे, सीरीज। तो हमें आंसर कैसा मिलेगा, तो सीरीज का फॉर्मूला है 1 अपॉन C इज इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2। C1 की वैल्यू यहाँ पे क्या है, एप्सिलॉन नॉट A, ये थिकनेस सपोज करो कि हमें, सॉरी ये डिस्टेंस हमें नहीं पता तो मैंने ले लिया यहाँ पे D1, ये सपोज करो D2। तो आंसर क्या है, अपॉन D1 प्लस 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D2। इसको हम ले जाएंगे ऊपर, तो हमें आंसर मिलेगा D1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट A प्लस D2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट A। क्लियर। तो आंसर हो रहा है D1 प्लस D2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट A। ये 1 अपॉन C है, तो C हमें क्या मिल जाएगा, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D1 प्लस D2। अब आपको D1 प्लस D2 कैसे फाइंड करना है, तो ये टोटल डिस्टेंस सपोज करो D। तो यहाँ पे हमें साफ दिख रहा है कि टोटल में से इतना माइनस कर दूंगा तो D1 प्लस D2 आ जाएगा। यानी कौन, ये थिकनेस जो भी होगा, सपोज T है, तो D माइनस T इज इक्वल टू D1 प्लस D2। कोई डाउट है, अगर है तो आप कमेंट में बता सकते हो, हम दोबारा से सॉल्व कर लेंगे। ये D1 ये D2, तो D1 प्लस D2 क्या है, पूरे में से इतना माइनस कर लेंगे तो हमें मिल जाएगा सिंपली। सो D माइनस T इज इक्वल टू D1 प्लस D2। So you can write here C is equal to epsilon naught A upon D minus T। और ये क्या हो गया, यानी कि यहाँ पे कुछ आंसर है माइनस और प्लस। ये एक बार वेरीफाई कर लेना, मुझे थोड़ा सा डाउट है। ठीक है, तो सॉल्व करके यहाँ पे वैल्यू पुट करके सॉल्व कर सकते हो, उसके बाद देख लीजिएगा आप। तो हमें आंसर क्या मिलेगा, epsilon naught A upon D minus T। ये हमारे पास एक इक्वेशन आ रहा है। ठीक है, ये तो ये इक्वेशन जो है इसमें हमें कह रहा है कि जो थिकनेस है एल्यूमिनियम शीट का वो नेग्लिजिबल है। अगर थिकनेस नेग्लिजिबल है तो C इज इक्वल टू हो गया एप्सिलॉन नॉट A बाई D। ठीक है, यानी कि कैपेसिटेंस में कोई चेंज नहीं हुआ। तो हम ऑप्शंस लिख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन हमें कह रहा है कि इंक्रीज, या फिर तो आप यहां से भी सॉल्व कर सकते हो, बहुत सिंपल है। यहाँ पे आप K की वैल्यू कितना पुट कर सकते हो, तो K है कंडक्टर के लिए इंफिनिटी, तो यहाँ पे पुट करो तो आंसर वही आएगा। ओके, तो देखो क्या कह रहा है हमें, तो हमें क्वेश्चन में कह रहा है कि इंक्रीज हो रहा है क्या, नहीं, चेंज नहीं हो रहा है। डिक्रीज वो भी नहीं हो रहा, चेंज ही नहीं हो रहा है। इन्फिनिट तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि चेंज ही नहीं हो रहा है। ठीक है, तो रिमेन सेम। तो क्या है यहाँ पर आंसर है रिमेन सेम, यानी ऑप्शन डी। क्लियर। कुछ नोट करना है तो आप नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके, तब हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। देखो
सेकेंड क्वेश्चन हमें कह रहा है कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर इज 100 माइक्रोफेराड। एक कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस हमें दिया हुआ है 100 माइक्रोफेराड। तो हमारे पास एक C की वैल्यू दिया हुआ है, C इज इक्वल टू 100 माइक्रोफेराड। क्लियर। फिर हमें कह रहा है कि द वर्क डन फॉर डिपॉजिटिंग अ चार्ज ऑफ 8 into 10⁻18 कूलम, वी हैव द वैल्यू ऑफ चार्ज दैट इज 8 into 10⁻18 कूलम। क्लियर। तो हमें कह रहा है कि वर्क डन फाइंड करना। ओके, तो क्वेश्चन क्या था, कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर इज 100 माइक्रोफेराड। द वर्क डन इज फॉर द डिपॉजिटिंग ऑफ चार्ज 8 into 10⁻18 कूलम ऑन इट विल बी डैश। ये क्वेश्चन है। सो मेरे ख्याल से आपको पता होगा द वर्क डन इज इक्वल टू एनर्जी, और कैपेसिटर का एनर्जी का फॉर्मूला आपने 3 इक्वेशन पढ़ा होगा। U इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपॉन सी मीन्स 2C। एक इक्वेशन क्या बनता है, हाफ QV। एक इक्वेशन क्या है, हाफ CV स्क्वायर। तो आपके हिसाब से हमें अगर कैपेसिटर की एनर्जी फाइंड करना है तो कौन सा यूज करना चाहिए, सिंपली C और Q है तो मैं इसका इस्तेमाल करूंगा। तो U इज इक्वल टू हाफ 8 into 10⁻18 होल स्क्वायर अपॉन C मीन्स 100 into 10⁻6 क्यों माइक्रो। सो 64 into 10⁻36 अपॉन 200, और यू कैन से 2 into 100 लिख देते थोड़ा आसान हो जाएगा ना, -6। तो इसको हम 2 से इजीली कट कर देंगे तो आंसर हो गया 32। सो 0.32 100 है ना इंटू 10⁻30। क्लियर। तो इतने जूल एनर्जी। तो ऑप्शंस देख लेते हैं क्या क्या दिया हमारे पास। ऑप्शन में यहाँ पे जो है वो 32 into 10⁻32 जूल करके है, तो इसको हम देख लेते हैं क्योंकि ऑप्शन है हमारे पास। ठीक, कौन सा है आपने देख लिया होगा ऑलरेडी। तो क्या है, फर्स्ट ऑप्शन है 16 into 10⁻32 जूल, है ही नहीं क्योंकि 32 आंसर आ रहा है। 3.1 पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि आंसर यार पावर 26 दिया हुआ है। थर्ड ऑप्शन में -10 है पावर में, 4 दिए तो ऑप्शन हो ही नहीं, तो आंसर है डी। आपको जैसे दिख रहा होगा आप सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व कर लिया आपने होगा तो देख लीजिए। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 रहने देते हैं इसको क्योंकि अपने पास थोड़ा बहुत प्लेस है। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 3। तो हमें कह रहा है पोटेंशियल ऑफ पॉइंट P एंड Q आर 10 वोल्ट एंड -4 वोल्ट। हमें 2 पॉइंट्स का पोटेंशियल दिया हुआ है जिसमें से एक कह रहा है कि 10 वोल्ट है और एक है -4 वोल्ट। तो हमारे पास 2 पॉइंट्स है PQ। तो हमारे पास P का पोटेंशियल है 10 वोल्ट और Q के लिए पोटेंशियल है -4 वोल्ट। क्लियर। ओके, तो हमें कह रहा है वर्क डन इन टेकिंग ऑफ 100 इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम P टू Q। हमें पूछा है कि वर्क डन किसके लिए, फॉर 100 इलेक्ट्रॉन्स। 100 इलेक्ट्रॉन्स इट मीन्स द चार्ज इज 100 into 1.6 into 10⁻19। So answer 160 into 10⁻19 कूलम। क्लियर। सो वर्क डन फाइंड करना है। तो W इज इक्वल टू क्या इक्वेशन, डेल्टा V इंटू Q। डेल्टा V क्या होगा, फाइनल पोजीशन मीन्स फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल इंटू Q। पोटेंशियल कितना है -4 और 100 इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा तो आंसर होगा माइनस। ओके, -4 -10 इंटू -160 इंटू 10⁻19। क्लियर। तो आंसर हो गया -14 इंटू -160 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻19। तो फाइनल आंसर कितना है, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव 0। 14 + 8 22 इंटू 10⁻19। तो आंसर कितना है फाइनली 2.24 इंटू 10⁻16 जूल। अब ऑप्शन देख लेते हैं जरा क्या क्या हमारे पास है। 22.4 इंटू 10⁻16 नहीं, हमारा आंसर आ रहा है 2.2। 2.24 इंटू 10⁻16। ओके, 2.24 इंटू 10⁻16। सो ऑप्शन इज बी। क्लियर। नेक्स्ट एक फिगर क्वेश्चन है, ठीक है, आपको ऑलरेडी दिखा होगा। फिगर में क्वेश्चन है, हमें उसमें क्या कह रहा है
ये क्वेश्चन हमारे साथ जेईई मेन में आया हुआ है क्वेश्चन, तो आप इसको ट्राई कर सकते हो। इतना तो हमारे पास प्लेस पॉसिबल नहीं है, सॉल्व नहीं होगा। आप इसको पहले क्या करो, जल्दी से थोड़ा नोट कर लो, फिर हम देखते हैं नेक्स्ट। हो गया? अगर आपका नहीं हुआ है तो वीडियो को थोड़ा पॉज करके आप इसको लिख लो, एक बार स्क्रीनशॉट ना लो, लिख लो, सॉल्यूशन एक बार देख लो। तो रेगुलर बेस पे हर टॉपिक से आप फिजिक्स में 20 to 30 क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। मिनिमम 1 आवर दीजिए प्रैक्टिस के लिए एमसीक्यू को, और 1 आवर में अप्रॉक्स आप 50 क्वेश्चन जो है ट्राई कीजिए कि कर लो, या फिर आप 35-40 क्वेश्चन पे आप कर रहे हो तो काफी अच्छा है, ठीक है, रेगुलर बेस पे। और साथ में मिनिमम 30 मिनट्स दीजिए आप थ्योरी को पढ़ने के लिए। आपका जो फंडामेंटल है वो क्लियर होना चाहिए। जो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं या फिर जो एमसीक्यूज है, शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, खास करके नीट या फिर तो आप गुजरात बोर्ड में या गुजकेट का एग्जाम देने वाले हो, तो आप लोग के लिए सबसे जो बेस्ट है वो ये है कि आप पहले थ्योरी को पढ़िए, उसके फंडामेंटल को समझिए और फिर क्वेश्चन कीजिए। यानी आप एक टाइम टेबल को फॉलो कीजिए कि आप 30 मिनट्स पहले रीड कीजिए टॉपिक्स को, उसको समझिए, और उसके बाद जो है आप क्या करो, उसके बेस पे जो क्वेश्चंस होगा उसको सॉल्व करना स्टार्ट करो। और पर डे एटलीस्ट 1 आवर आपको दो उसको सॉल्यूशन के लिए। 30 मिनट्स आपने पढ़ा, 1 आवर आपने सॉल्व किया। अगेन सटल, ठीक है, साउंड थोड़ा आ सकता है। ओके, तो आप पहले 30 मिनट्स दो किसको, आपकी रीडिंग को, यानी आप पहले उसको प्रैक्टिस करो। जो थ्योरी है, जो फंडामेंटल है, जो आपके टीचर्स ने कराया है, पहले उसको क्लियर करो, और उसके बाद आप अप्रॉक्स 50 क्वेश्चन आप ट्राई कर सकते हो। क्वेश्चन अगर आपको रिक्वायरमेंट, अगर एमसीक्यू के आपको कोई पीडीएफ की रिक्वायरमेंट है या फिर तो कोई मटेरियल्स की रिक्वायरमेंट है, तो आप मुझे क्या कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, कमेंट में बता सकते हो, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे गूगल ड्राइव का लिंक दे दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, तो 4 क्वेश्चन में हमें एक फिगर दिया हुआ है, तो पहले थोड़ा फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। ये फिगर है, यहाँ पे एक 8 वोल्ट की बैटरी है, ये कैपेसिटर है 2 माइक्रोफेराडे, यहाँ कैपेसिटर है 4 माइक्रोफेराडे, यहाँ पे कैपेसिटर है 3 माइक्रोफेराडे, और यहाँ कैपेसिटर है 9 माइक्रोफेराडे। क्लियर? अब देखते हैं क्वेश्चन में हमें क्या कह रहा है। हमें कह रहा है कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर इज सेटअप एज शोन इन द फिगर। इसके अकॉर्डिंग कैपेसिटर्स को क्या किया गया है, ज्वाइन किया हुआ है, यानी सेटअप है, इसका कॉम्बिनेशन है। The magnitude of the electric field due to a point charge Q, एक पॉइंट चार्ज है जिसके लिए हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए कह रहा है, और Q की वैल्यू दिया है, हैविंग द चार्ज इक्वल टू द सम ऑफ द चार्ज ऑन 4 माइक्रोफेराडे कैपेसिटर 9 माइक्रोफेराडे। यानी इसके पास जितना भी चार्ज है और इसके पास जो भी चार्ज होगा, इन दोनों का सम, यानी इसको मैं ले लूं अगर C, यहां स्टार्ट करते हैं C1, C2, C3, C4, तो आपका जो Q2 और Q4 की वैल्यू है वो Q के इक्वल है, ठीक है, ये हमें दिया हुआ है। तो कह रहा है एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम इट, हमें E फाइंड करना है, किस डिस्टेंस पर, 30 मीटर के डिस्टेंस पर। ये एक पॉइंट चार्ज है जिसकी वैल्यू कितनी है, तो इन दोनों के सम के इक्वल है। यहां से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए नहीं कह रहा है, आप इसको लेके कंफ्यूज ना हो। हमें कह रहा है कोई एक पॉइंट चार्ज है कोई पॉइंट चार्ज, यहाँ पे मान लिया हमने एक पॉइंट चार्ज है, यहाँ पे है ये Q, और कह रहा है इससे 30 मीटर के डिस्टेंस पे, यहां से 30 मीटर एक डिस्टेंस है, यहाँ पे कोई पॉइंट P है, और यहाँ हमें पूछा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा बताओ। ये क्वेश्चन है, ठीक है, ये हमारे पास जो क्वेश्चन है वो कुछ ऐसा है। तो अब हमें क्या कर रहा है कि जो ये Q है उसके लिए इंफॉर्मेशन दिया है कि इसका और इसका जो चार्ज अगर सम करेंगे जो होगा वो ये Q है। समझ में आ गया? तो अगर पॉइंट चार्ज है तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हमारे पास एक ही है, KQ/R², तो हमें सिर्फ Q चाहिए, R तो हमें दिया हुआ है 30 है, तो हम क्या फाइंड करें, Q। और Q कैसे फाइंड करेंगे, तो हमारे पास यहाँ पे क्या है, दे दिया हुआ हमारे पास यहाँ पे एक वैल्यू है कैपेसिटेंस का, हमारे पास वोल्टेज है, सब कुछ है, हम इसको सॉल्व करें, Q फाइंड करेंगे। उसके लिए पहले हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करना पड़ेगा, फिर यहाँ पे दोनों पैरेलल है तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, यहाँ चार्ज दोनों सीरीज में है तो इसमें चार्ज होगा, ऐसे करके हमें सॉल्व करना है, ठीक है। तो देख लेते हैं हम, सबसे पहले कौन है, C2 एंड C3 एंड C4, सॉरी
C4 and C3, or you can write C3 and C4 in parallel combination. So formula is C dash is equal to C3 plus C4. Clear? So 9 plus 3, so answer 12 माइक्रोफेराडे। अब ये जो पूरा है, ये पूरा हिस्सा इसके साथ कैसा है? तो ये पूरा हिस्सा इसके साथ है सीरीज में। तो कौन कौन? C2 and C dash in series combination. So 1 upon C double dash is equal to 1 upon C dash plus 1 upon C2. C dash की वैल्यू हमारे पास है 4, सॉरी कितना आ गया 12, और C2 की वैल्यू हमारे पास आ गया 4। क्लियर? सो 1 upon C double dash is equal to, इसको आप सॉल्व कर सकते हो एलसीएम लेके सिंपली, तो क्या आ जाएगा 12 1 plus 3। ठीक है, आप चाहो तो इसको सॉल्व कर सकते हो इजीली, बहुत सिंपल है। तो आंसर कितना हो जाएगा 4 upon 12, सो आंसर 1/3। सो C डबल डैश इज इक्वल टू 3 माइक्रोफेराडे। अब ये जो 3 माइक्रोफेराडे है इसके साथ क्या है, तो C डबल डैश एंड C1 इन अगेन पैरेलल कॉम्बिनेशन है ना, तो क्या हो जाएगा, सो फाइनली C इज इक्वल टू C1 प्लस C डबल डैश, सो आंसर 2 प्लस 3, सो 5 माइक्रोफेराडे। क्लियर हो गया? तो हमें फाइंड करना है यहाँ और यहाँ चार्ज। तो हमें पता है कि टोटल चार्ज क्या होगा, तो C इज इक्वल टू Q बाई V। आप सिर्फ इतने के लिए फाइंड कर सकते हो क्योंकि ये और ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो आपको C डैश तक फाइंड करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि हमें इसका कोई रिक्वायरमेंट है नहीं इसका सॉल्यूशन का। हमें तो कह रहा है कि यहाँ और यहाँ चार्ज बताओ वो इसके इक्वल है, तो ये कोई रिक्वायरमेंट नहीं था, जस्ट मैंने आपको जानने के लिए सॉल्यूशन करा दिया है। तो आप यहाँ पे डायरेक्ट ले लो C डबल डैश इज इक्वल टू Q बाई V। अब Q हमें चाहिए था, इसको कुछ और नाम दे देते हैं, स्मॉल q ले लो, ठीक है, ये हमें चाहिए था जो है C डैश इंटू V। C डबल डैश की वैल्यू हमारे पास क्या आ गया था, वो आ गया था 3 माइक्रोफेराडे। सो 3 माइक्रोफेराडे मल्टीप्लाइड बाय 8 वोल्ट, तो 24 माइक्रोफेराडे। क्लियर? तो ये जो Q है ये और ये इन पूरे में से, इस पूरे में जो चार्ज है वो ये है, और हमें ये पता है कि इन सीरीज कॉम्बिनेशन द अमाउंट ऑफ चार्ज डिपॉजिट इन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर इज सेम। ठीक है, तो इसके पास कितना चार्ज है वो है Q, और इस पूरे कॉम्बिनेशन के पास कितना है Q, लेकिन ये है पैरेलल, और पैरेलल में क्या होगा, चार्ज डिफरेंट होगा। तो हमें चाहिए सिर्फ यहाँ पे, तो फिलहाल तो हमें ये मिल गया, यानी हमारे पास जो Q2 था ये मिल गया, ये आ गया है, ये कितना आ गया, तो ये हमारे पास आ गया 24 माइक्रो कूलम। ठीक है, ये हमारे पास आ गया, सॉरी 24 माइक्रो कूलम। तो ये हमारे पास आ गया है Q2 की वैल्यू। अब मुझे चाहिए Q4। Q4 कैसे फाइंड करूंगा, तो अब यहां पे वापस आते हैं कैसे, तो देखो पोटेंशियल इसमें और इस पूरे कॉम्बिनेशन में सेम है, और इस पूरे में चार्ज सेम है, कितना है वो है ये, और इस पूरे का मुझे कैपेसिटेंस पता है। तो मैं पहले क्या करूंगा, तो पहले मैं सॉल्व करूंगा यहां पे क्या, C डैश इज इक्वल टू Q डैश अपॉन V डैश, जो हमें नहीं पता क्योंकि वही तो चाहिए ये फाइंड करने के लिए। सो V डैश इज इक्वल टू Q डैश, और Q डैश की वैल्यू Q2 के इक्वल है क्योंकि इस Q की वैल्यू ही है, तो वो है 24 माइक्रो कूलम डिवाइड बाय C डैश, और C डैश की वैल्यू हमारे पास आ गया था यहाँ पे ये रहा 12। सो आंसर कितना है 2। सो V डैश इज इक्वल टू 2 वोल्ट। ठीक है, कितना है 2 वोल्ट, कैसे, ये दिया हुआ है, सिंपली डिवाइड करो, आंसर आ गया। क्लियर? ओके, तो अब हमारे पास V डैश की वैल्यू है, तो अब मैं इसको आराम से फाइंड कर सकता हूं, जो आ जाएगा मेरे पास Q4 इज इक्वल टू V डैश इंटू C4। ठीक है, तो V डैश की वैल्यू है 2, C4 की वैल्यू है 9, तो आंसर हो गया 18 माइक्रो कूलम। कोई डाउट? मेरे ख्याल से तो नहीं होगा, है ना। तो क्लियर हो गया, ये माइक्रोफेराडे था, कैंसल, तो आंसर ये है, कोई डाउट है तो ओके। तो हमारे पास ये भी आ गया, वो आ गया 18 माइक्रो कूलम। तो Q कितना है, तो Q हो गया हमारे पास 24 प्लस 18, सो आंसर 42 माइक्रो कूलम।
ये Q की वैल्यू आ गई हमारे पास, हो गया Q। आप सिंपली यहाँ पुट करेंगे तो आंसर होगा E इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁹, 42 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन 30 स्क्वायर। सो आंसर 9 इंटू 10⁹ इंटू 42, ये मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मल्टीप्लाई डिवाइड में थोड़ा सिंपल हो जाएगा। 30 की वैल्यू हो गई 900, सो 900 को अगर मैं यहाँ से कट करता हूँ तो 100 और बाकी सोल्यूशन हो गया 42 इंटू 10⁻100, यानी यहाँ पे 2 0 कट करेंगे तो ऊपर ऐड हो जाएगा तो -8 और यहाँ पे हो गया 1, तो आंसर है 420 न्यूटन पर कूलम। सो आंसर कौन है देख लेते हैं। ऑप्शन ए है 240 न्यूटन पर कूलम, ऑप्शन बी 360 न्यूटन पर कूलम एंड ऑप्शन सी 420 न्यूटन पर कूलम। सो आंसर कौन है, ऑप्शन सी 420 न्यूटन पर कूलम। देखो फिर से एक बार देख लो, हमने क्या किया, हमें कह रहा है कि कोई एक पॉइंट चार्ज है, कोई भी एक है Q, उससे 30 मीटर के डिस्टेंस पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए कह रहा है। और इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, हमारे जो गिवन डाटा है वो ये है कि जो Q की वैल्यू है वो इस 4 माइक्रोफेराड है और ये 9 माइक्रोफेराड के जो भी चार्ज होगा उसके सम के इक्वल है। तो हमें इसे फाइंड करने के लिए हमारे पास Q था और हमें V पता है कि ये 8 है, तो इस पूरे में भी पोटेंशियल कितना है 8। तो हमने इस पूरे का क्या किया, कैपेसिटेंस फाइंड कर लिया चार्ज फाइंड करने के लिए। तो हमने पहले यहां देखा तो ये दोनों सीरीज में पैरेलल में था, इसको हमने सॉल्व करने पे 12 माइक्रोफेराड आया। ये हमने देखा ये सीरीज में है तो इसको हमने सॉल्व किया तो हमारे पास कुछ ये आंसर आ गया। ठीक है, अब इसकी रिक्वायरमेंट था नहीं तो हमने खाली सॉल्व कर लिया, ऐसे नहीं करोगे तो कोई फर्क पड़ता नहीं। तो हमने अब चार्ज फाइंड कर लिया क्योंकि ये सीरीज कॉम्बिनेशन है और सीरीज कॉम्बिनेशन में पता है कि चार्ज इक्वल होते हैं। तो हमने चार्ज देखा वो आया 24 माइक्रोकूलम। तो इसके लिए चार्ज हो गया 24 माइक्रोकूलम और इस कॉम्बिनेशन के लिए भी चार्ज है 24 माइक्रोकूलम। तो इस कॉम्बिनेशन का चार्ज 24 माइक्रोकूलम था, लेकिन हमें तो फाइंड करना है सिर्फ 9 पे। तो हमने देखा ये कौन सा है, तो ये पैरेलल है, लेकिन यहाँ पोटेंशियल अलग अलग है। तो पहले हमने पोटेंशियल फाइंड किया कि इस हिस्से में कितना है, क्योंकि सीरीज है ना। तो यहाँ हमें मिला 2 वोल्ट। फिर हमें देखा कि दोनों पैरेलल है तो इसके लिए भी 2 वोल्ट होगा, इसके लिए भी। फिर इसका यूज करके हमने फाइंड किया चार्ज 18 माइक्रोकूलम। दोनों का यहाँ वैल्यू पुट किया तो हमें Q की वैल्यू आ गई 42 माइक्रोकूलम। सिंपल फॉर्मूला था Q अपन आर स्क्वायर, यहाँ पुट करके हमने आंसर निकाल लिया। ठीक है, चलो जल्दी से नोट करना है तो कर लीजिए थोड़ा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। हो गया, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, द कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ एयर एज अ मीडियम इज 6 माइक्रोफेराडे। हमें कैपेसिटेंस दिया है तो इसको हम ले लेते हैं C0, 6 माइक्रोफेराडे विथ एयर। क्लियर। With the introduction of a dielectric medium, the capacitance becomes 30 microfarad. जब हम इसमें कोई एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम को रखते हैं तो कैपेसिटेंस हमें मिल रहा है 30 माइक्रोफेराड। क्लियर। तो कह रहा है द परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, तो हमें फाइंड करना है एप्सिलॉन। बहुत सिंपल है, ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन है। C इज इक्वल टू C0 इंटू K, देयरफॉर K इज इक्वल टू C अपॉन C0। C की वैल्यू हमारे पास कितना है 30, C0 की वैल्यू कितनी है 6, तो आंसर आ गया हमारे पास K इज इक्वल टू 5। मैंने क्यों फाइंड किया, तो शायद आपको पता होगा मेरे ख्याल से K इज इक्वल टू है एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। K की वैल्यू यहाँ पे है 5, एप्सिलॉन की वैल्यू यहाँ पर कितना है, तो हमारे पास वही तो फाइंड करना है, अपॉन 8.85 इंटू 10⁻⁻12 परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम और फ्री स्पेस। सो आप यहाँ पे फाइंड कर सकते हो 5 इंटू 8.85 इंटू 10⁻⁻12। अब इसको मल्टीप्लाई करके आप देख लीजिए, 5 5 जा 25, 5 8 जा 40, सो 242, 5 8 जा 40 प्लस 4 44 इंटू 10⁻⁻12। सो आंसर 4.425 इंटू 10⁻⁻9। यूनिट क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ऑप्शंस देख लें। ऑप्शंस हमारे पास हैं 0.44 में 2 ऑप्शन है, तो हम उसको 0.44, साउंड इग्नोर कीजिएगा। तो आंसर इसको हम कर सकते हैं 0.44 इंटू 10⁻⁸8। एक बार पावर देख लें। सॉरी, यहाँ पे मैंने पॉइंट लगाना ही भूल गया, बट 2 डिजिट पॉइंट है। सो आंसर हो जाएगा यहाँ पे
-11, so here you can write -10 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, आपको पहले अगर पता चल गया था इस पावर के बारे में तो आप कहाँ बताएंगे, कमेंट में मुझे। तो ऑप्शन देख लेते हैं। तो हमारे पास ऑप्शन है ए 1.77 इंटू 10⁻12 नहीं है। सेकेंड ऑप्शन बी 0.44 इंटू 10⁻10, तो हमारा आंसर वही है 0.44 इंटू 10⁻10। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट हमें कह रहा है क्यू अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ अ स्फीयर। एक स्फीयर के सरफेस पे जो है वो क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज हमें से कह रहा है ऑफ रेडियस आर। कैलकुलेट द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। इसका मतलब देखो, स्फेरिकल कैपेसिटर आपने पढ़ा है, फॉर्मूला क्या होता है, C इज इक्वल टू क्यू बाई वी, कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर, और V होगा स्फीयर के लिए क्या हो जाएगा, के क्यू अपॉन आर। इसको अगर मैं यहां पुट करता हूं तो मुझे इक्वेशन मिलेगा Q अपॉन के क्यू अपॉन आर। तो आंसर क्या हो गया, R बाई के। तो ये एक स्फेरिकल कैपेसिटर है। ठीक है, अब यहां पे अगर हम बात करें इसके एनर्जी की, तो अभी थोड़ी देर पहले हमने इक्वेशन लिखा था हाफ क्यू वी। एक इक्वेशन था, एक था हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन सी, और एक इक्वेशन हमारे पास था हाफ सी वी स्क्वायर। तो यहाँ पे हमें क्योंकि चार्ज दिया है, पोटेंशियल भी कह रहा है कि इतना है, तो हम इसका इस्तेमाल करेंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी आप यूज कर सकते हैं, इसमें भी आंसर आ जाएगा। चाहे ये यूज करो चाहे ये करो, कहीं से भी सॉल्व करो, आंसर तो आपका वही आएगा। तो क्या है आंसर, 1/2 क्यू, वी के वैल्यू के क्यू बाई आर। तो आंसर हो गया के क्यू स्क्वायर बाई। अब इसका भी इस्तेमाल कर सकते हो, चाहे यहां से भी सॉल्व करो, क्योंकि स्फेरिकल कैपेसिटर से बिहेव करेगा, स्फीयर है, तो आंसर वही आएगा। तो ऑप्शन कौन है, के क्यू स्क्वायर बाई आर, के क्यू स्क्वायर बाई 2r, के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, के क्यू स्क्वायर अपॉन 2r स्क्वायर। तो ऑप्शन बी है के क्यू स्क्वायर बाई 2r। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, आप इसको नोट कर लो जल्दी से। हो गया, चलो देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, अगेन फिगर है। हमें एक फिगर दिया हुआ है, क्या है कि यहाँ पे जो ए बी पॉइंट है वहां पे बताओगे जो इफेक्टिव कैपेसिटेंस होगा क्या होगा। ऐसे क्वेश्चंस को मैं आपको एक इजी तरीका बताता हूँ, बहुत आसान तरीके से आपको इसे सॉल्व करना आ जाएगा। ठीक है, बहुत ही आसान तरीका हम यूज करेंगे। तो कुछ हमें ये दिया हुआ है फिगर, और ये 2 पॉइंट्स है उसके, यहाँ पे हमारे पास A है और यहाँ हमारे पास B। देखो, ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है ना, एकदम आसान है। आप क्या करो, सबसे पहले आप इसमें कनेक्ट करो एक बैटरी। कैसे कनेक्ट करोगे, यहां से ले लो, इसको कनेक्ट कर दो यहां से। कुछ फर्क नहीं पड़ता कौन सा एंड आप पॉजिटिव रख रहे हो कौन सा नेगेटिव, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब करंट फ्लो कुछ इस डायरेक्शन से होगा। तो हमें पता है कि जो प्लेट पॉजिटिव एंड के साथ कनेक्टेड है वो पॉजिटिव होगा, तो इसको मैं ले लूंगा पॉजिटिव, क्योंकि कंडक्टर है। ठीक है, ये हो गया पॉजिटिव प्लेट, कौन सा हो गया ये पॉजिटिव, ये भी हो गया पॉजिटिव। अब यहां अगर आऊं तो ये है नेगेटिव प्लेट्स। ठीक है, अब आप देखो, ये हो गया कैपेसिटर 1, ये है कैपेसिटर 2 और ये है कैपेसिटर 3। आपके पास 3 कैपेसिटर्स हैं। फर्स्ट कैपेसिटर का देखो पॉजिटिव, सेकेंड कैपेसिटर के पॉजिटिव। अब यहाँ पे एक चीज याद रखना है आपको, बहुत सिंपल चीज है। अगर किसी कैपेसिटर का सेम प्लेट्स कनेक्टेड है, पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव, तो याद रखना है इसको हम कंसिडर करेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये आसान तरीका है याद रखने का। अगर आपके अपोजिट प्लेट्स कनेक्टेड है तो इसको आप कहोगे सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो आप मुझे बताओ, फर्स्ट कैपेसिटर का पॉजिटिव, सेकेंड कैपेसिटर के पॉजिटिव और थर्ड कैपेसिटर पॉजिटिव, ये तीनों के पॉजिटिव एक ही एंड पे कनेक्टेड है। सिमिलर फर्स्ट नेगेटिव, सेकेंड नेगेटिव और थर्ड नेगेटिव, ये भी एक साथ कनेक्टेड है। इसका मतलब क्या हुआ कि C1, C2 एंड C3 किसमें कनेक्टेड इन कौन सा पैरेलल कॉम्बिनेशन। अभी मैंने क्या कहा, सेम प्लेट। देखो, फर्स्ट कैपेसिटर का पॉजिटिव प्लेट, सेकेंड कैपेसिटर का पॉजिटिव प्लेट और थर्ड का भी पॉजिटिव प्लेट, ये तीनों जो है फर्स्ट का पॉजिटिव, सेकेंड का पॉजिटिव और थर्ड का पॉजिटिव एक ही पॉइंट पे कनेक्टेड है, यानी सारे एक जगह है। अब इसको फिगर कैसे ड्रॉ कर सकते हो, देखो ये हो गया कैपेसिटर, ये कैपेसिटर, ये कैपेसिटर।
फर्स्ट का पॉजिटिव, सेकंड का पॉजिटिव, थर्ड का पॉजिटिव, तीनों पॉजिटिव एंड से कनेक्टेड है कि नहीं है? ये फर्स्ट पॉजिटिव, सेकंड पॉजिटिव, थर्ड पॉजिटिव, तीनों पॉजिटिव पे कनेक्टेड है। फर्स्ट नेगेटिव, सेकंड नेगेटिव, थर्ड नेगेटिव, फर्स्ट नेगेटिव, सेकंड नेगेटिव, थर्ड नेगेटिव, किससे कनेक्टेड है? नेगेटिव से कनेक्टेड है। तो कौन सा कॉम्बिनेशन है? पैरेलल। पैरेलल का फॉर्मूला क्या है? C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। डिस्टेंस हमें क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? हमें कह रहा है कि डिस्टेंस जो है वो फर्स्ट वाले के लिए है यहाँ पे 2D, सेकेंड वाले के लिए हमारे पास है D, और थर्ड के लिए है अगेन 2D। ठीक है, बाकी सबका एरिया वेरिया सब सेम है। तो एप्सिलॉन नॉट A अपॉन 2D प्लस एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D प्लस एप्सिलॉन नॉट A अपॉन 2D। सो आंसर एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D कॉमन ले लेते हैं। सो 1/2 प्लस 1 प्लस 1/2। तो आंसर कितना हो गया? 1 प्लस 1, सॉरी हाफ प्लस हाफ, 1 प्लस 1 2। सो आंसर 2 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। तो ऑप्शंस देखते रहते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास एप्सिलॉन नॉट A बाई D, नहीं है। 3 एप्सिलॉन नॉट A बाई D, वो भी नहीं है। 2 एप्सिलॉन नॉट A बाई D, वो आंसर है। तो 2 एप्सिलॉन नॉट A बाई D, ऑप्शन C। क्लियर? अगेन रफ पेपर यूज कर रहे हैं, पेपर बचाओ, पढ़ो ही मत, ऐसा नहीं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाते हैं। ओके, क्वेश्चन यहाँ पे तो कह रहा है कि फॉर एनी चार्ज कॉन्फिगरेशन इक्विपोटेंशियल सरफेस थ्रू अ पॉइंट इज दिस। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ये नॉलेज बेस, ये आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो। कह रहा है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस के लिए जो चार्ज के लिए वो सर्फ कैसा होगा। तो ऑप्शन हमें दे रहा है पॉइंट, किसी पॉइंट के लिए नॉर्मल, पैरेलल, इन द डायरेक्शन ऑफ मेकिंग एट 45 डिग्री एंगल, इन द डायरेक्शन मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। सिंपल सा आपको पता होगा इक्विपोटेंशियल सरफेस के लिए ये वैल्यू होता है परपेंडिकुलर मींस नॉर्मल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसको पहले नोट कर लीजिए। 8 क्वेश्चन हो गए होंगे मेरे ख्याल से, है ना। नेक्स्ट नंबर पे आते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है इन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एरिया ऑफ ईच प्लेट A इज इक्वल टू 1 मीटर। ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है। हमें कह रहा है कि एक कैपेसिटर का जो एरिया है वो हमें दिया हुआ है A, और A की वैल्यू हमें कह रहा है 1 मीटर स्क्वायर। क्लियर? A कितना है? 1 मीटर स्क्वायर। एंड द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स D इज इक्वल टू 1 mm। हमारे पास डिस्टेंस है दोनों प्लेट का 1 mm। सिंपली हमें कह रहा है कि देन द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। बताओ इससे सिंपल क्वेश्चन क्या हो सकता है? C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई D। अब बताओ क्या करेंगे भाई? कुछ नहीं करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे 8.85 इंटू 10⁻⁻12। A कितना हमारे पास है? 1 मीटर स्क्वायर। D कितना है? 1 mm मीन्स 1 इंटू 10⁻³ मिलीमीटर के लिए। हो गया आंसर 8.85 इंटू 10 इसको यहाँ ले जाएंगे तो हो जाएगा प्लस -12 प्लस 3 हो गया 9 फेराडे, और यू कैन राइट इट 8.85 नैनो फेराडे। ऑप्शन देख लेते हैं। तो ऑप्शन ए ही है 8.85 इंटू 10⁻⁹ फेराडे। क्लियर? सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज द पेयर ऑफ पोलर मॉलिक्यूल्स। ये भी नॉलेज बेस है, आपको दिख रहा होगा। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है H2O प्लस H2O and O2। तो H2O क्या है? तो H2O में जब H और O मीन्स हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन जब कंबाइन होगा तो इनके बीच बनेगा कोवेलेंट बॉन्ड। लेकिन होगा क्या, इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी थोड़ी ज्यादा होने की वजह से इसके पास आएगा स्लाइटली नेगेटिव चार्ज, और इसके पास आएगा थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज, जिसके वजह से इनके बीच बन जाएगा पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। इस तरह से जो हमारा H2O है ये हो गया पोलर डाइलेक्ट्रिक मॉलिक्यूल। क्लियर? O2 क्या है? नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक मॉलिक्यूल। क्लियर? सेकेंड HCl and O2। ओके, तो आंसर है बी HCl and O2, क्योंकि HCl और H2O and HCl कंफ्यूजन थोड़ा बहुत आप ऑप्शन देख लो। HCl and H2O, तो HCl and H2O जो है ये पोलर है। क्यों है? दोनों पोलर है क्योंकि हमें कह रहा है कौन सा पेयर जो है वो पोलर है, तो ये दोनों जो है वो पोलर है। तो ये जो पेयर है HCl और H2O का वो पोलर डाइलेक्ट्रिक मॉलिक्यूल है। तो ऑप्शन बी नॉलेज बेस से सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 this meter square is area of the parallel plate capacitor having capacitance 8.85 microfarad plates are kept at distance of 1 millimeter।
नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। तो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें हमें कह रहा है कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का एरिया क्या होगा। ठीक है, ये पूछा हुआ है, जहां पे हमें C की वैल्यू दिया हुआ है 8.85 इंटू 10 माइक्रोफेराडे, मीन्स 8.85 इंटू 10⁻⁶ फेराडे। और डिस्टेंस भी हमें दे दिया हुआ है 1 mm, तो इसको भी हम ले लेंगे 1 इंटू 10⁻³ मीटर। फॉर्मूला हमें पता है C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। सो एप्सिलॉन नॉट 8.85 इंटू 10⁻12। ठीक है, A की वैल्यू हमारे पास क्या है वो तो फाइंड ही करना है। C की वैल्यू हमारे D की वैल्यू हमारे पास है 1 इंटू 10⁻³ तो C की वैल्यू हमारे पास है 8.85 इंटू 10⁻⁶, या इसको C रख देते हैं, जगह वगैरह थोड़ा कम है हमारे पास। तो A जो है वो हो गया C की वैल्यू कितनी है 8.85 इंटू 10⁻⁶, और इसको हम ऊपर लेके सॉल्व कर दिए हैं, तो नीचे ले आओ इसको, तो 8.85 इंटू 10⁻12। सो आंसर कैंसिल, तो आंसर ऊपर क्या हो जाएगा प्लस, तो आंसर हो गया 1 इंटू 10⁻⁶ मीटर स्क्वायर। क्लियर? तो आंसर्स देख लें, तो आंसर मीटर स्क्वायर में ही है। कुछ छूटा हमसे? हाँ छूटा, -3 -12, तो आंसर होगा -9, यहाँ पे हो गया 3, क्योंकि ऑप्शन में 6 था ही नहीं। ए है 1 मीटर स्क्वायर, बी ऑप्शन में 1 इंटू 10⁻+3 मीटर स्क्वायर, 10 एंड 10⁻², तो आंसर है 1 इंटू 10⁻³ मीटर स्क्वायर। सिंपल सॉल्यूशन है, आप आराम से कर सकते हो, कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड या प्रॉब्लम तो है नहीं। ठीक है, तो नोट करो। नेक्स्ट अगेन फिगर है, हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट है व्हाट विल बी द वोल्टेज अक्रॉस C3 इन गिवन सर्किट। हमें एक सर्किट दिया हुआ है, कह रहा है कि इसमें जो C3 है उसके लिए वोल्टेज बताओ। तो ये एक हमारे पास कैपेसिटर, सेकेंड कैपेसिटर हमारे पास ये, और थर्ड कैपेसिटर हमारे पास ये। अब यहाँ पे हमें कह रहा है कि ये एक बैटरी है, ये फिगर बुक का ही है, और सॉरी क्वेश्चन में ही है, तो कोई टेंशन ही नहीं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, क्वेश्चन में दे दिया, सब मेंशन है। ये V है, C1, C2 और C3। कह रहा है कि बताओ इसमें कैपेसिटर वोल्टेज जो होगा यहाँ पे, ये पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। तो बहुत सिंपल, अभी हमने सॉल्व किया था। हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो ऑप्शन है उसके अकॉर्डिंग हमें सॉल्व करना है। तो हम सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे यहाँ पे, तो हम पहले फाइंड करेंगे यहाँ पे रिजल्टेंट जो होगा या इक्विवेलेंट जो है कैपेसिटेंस। तो ये दोनों कौन सा कॉम्बिनेशन है, पैरेलल, तो इसको हम ले लेते हैं C1 एंड C2 इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, सो C1 प्लस C2। और जो C' है वो C3 के साथ सीरीज कॉम्बिनेशन में है, तो हम इसको ले लेंगे 1/C इज इक्वल टू 1/C' प्लस 1/C3। सो आपको आंसर पता है मेरे ख्याल से। तो फाइनल अगर मैं डायरेक्ट C लिख दूं तो आंसर क्या होगा, C' इंटू C3 अपॉन C' प्लस C3। तो C' की वैल्यू हमारे पास आ गया था C1 प्लस C2 इंटू C3, क्लियर, अपॉन क्या है C1 प्लस C2 प्लस C3। ये हो गया C की वैल्यू, कैपेसिटेंस। ठीक है, अब हमें यहाँ पे चार्ज क्या होगा पता है, तो C इज इक्वल टू होगा क्या, Q बाई V, यही है। तो V इज इक्वल टू हमारे पास है Q बाई C। Q की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, तो Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे CV। ठीक है, Q इज इक्वल टू क्या है यहाँ पर CV। तो हमें फाइंड करना है V3, तो यहाँ पर हो गया C3। Q की वैल्यू हमारे पास है CV अपॉन C3, और C की वैल्यू हमने फाइंड कर लिया था, वो आया था हमारे पास C1 प्लस C2 इंटू C3 डिवाइड बाय C1 प्लस C2 प्लस C3, ठीक है, और इंटू V डिवाइड बाय C3। तो C3 कैंसिल, तो आंसर है C1 प्लस C2 इंटू V अपॉन C1 प्लस C2 प्लस C3। तो ऑप्शन देख लें, तो ऑप्शन है C1 प्लस C2 इंटू V अपॉन C1 प्लस C2 प्लस C3, ऑप्शन ए ही है, तो आंसर है ऑप्शन ए। क्लियर?
डाउट है अभी भी? देखो हमने क्या किया, हमें पूछा है कि पोटेंशियल बताओ इसमें कितना है। अभी थोड़ी देर पहले हमने सॉल्व किया, पोटेंशियल फाइंड करने का की फॉर्मूला है C इज इक्वल टू क्यू बाई वी, वी इज इक्वल टू क्यू बाई सी। ठीक है, तो 3 के लिए हमने 3 लगा दिया। अब हमें चाहिए था क्यू, क्यू का फॉर्मूला है CV, C हमने फाइंड कर लिया था इक्विवेलेंट कितना है, उसको पुट कर दिया हमने, आंसर आ गया, सॉल्व। ठीक है, ओके, नोट करना तो कर लो क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन वापस हम सॉल्व कर रहे हैं। चलो अगला क्वेश्चन पे आते हैं। कोई भी अगर प्रॉब्लम है तो आपके लिए कमेंट बॉक्स जो है वो पूरा खाली है। बस ध्यान रखना कि एक टीचर और स्टूडेंट का जो एक रिलेशन है उसको बनाए रखना, कुछ गलत बोलने से पहले। ठीक है, ओके। टू कैपेसिटर्स C1 एंड C2 आर चार्ज टू 120 वोल्ट एंड 200 वोल्ट। हमारे पास दो कैपेसिटर हैं, एक है C1 और एक है C2। C1 को 120 वोल्ट तक चार्ज किया गया और C2 को जो है 200 वोल्ट तक हमने चार्ज किया। क्लियर? रेस्पेक्टिवली। अब कह रहा है कि इट इज फाउंड दैट बाय कनेक्टिंग देम टुगेदर द पोटेंशियल ऑन ईच वन कैन बी मेड जीरो। अब हमें कह रहा है कि जब इन दोनों को हम आपस में ज्वाइन कर देते हैं कंडक्टिंग वायर से, इसको और इसको किसी तरह से, तो हमें कह रहा है कि इसका जो पोटेंशियल है वो जीरो हो जाता है। ठीक है, तो पोटेंशियल अगर जीरो है तो पहले हम देख लेते हैं यहां पे क्या होगा, C इज इक्वल टू क्यू बाई वी, ए है तो Q इज इक्वल टू सी वी। तो C की वैल्यू C1 इंटू 120, तो इसको हम ऐसा लिख लेते हैं 120 इंटू C1 और Q2 की वैल्यू होगी 200 इंटू C2। पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है ना, डेल्टा V इज इक्वल टू जीरो, सो V1 माइनस V2 इज इक्वल टू जीरो, सो V1 इज इक्वल टू V2। मीन्स यहाँ पे क्या होगा, हाँ क्या है, तो हमें मिलेगा Q1 इज इक्वल टू Q2। Q1 की वैल्यू हमारे पास है 120, कैसे कि Q बाई R, सो 120, क्योंकि हमारे कह रहा है कि टू स्फीयर है ना, C1 C2 चार्ज कर रहे हैं, फाउंड दैट कनेक्टिंग टुगेदर द पोटेंशियल ऑफ जीरो। अगर पोटेंशियल अगर जीरो है, पोटेंशियल अगर जीरो है तो इसका मतलब है कि चार्ज फ्लो ही नहीं करेगा। कब नहीं फ्लो करेगा, जब दोनों में चार्ज इक्वल है। सो 120 C1 इज इक्वल टू क्या है, 200 C2। सो अगर हम कट करेंगे तो आंसर हो जाएगा 4 3 एंड 4 5, सो 3 C1 इज इक्वल टू 5 C2। सो आंसर कौन है, 3 C1 इक्वल्स टू 5 C2। सो ऑप्शन ए है 5 C1 3 C2, है नहीं। ऑप्शन बी है 3 C1 इक्वल्स टू 5 C2, यस, बी ऑप्शन है 3 C1 5 C2। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आते हैं। हमें कह रहा है क्यू चार्ज, 14 नंबर क्वेश्चन है, हम एक दो क्वेश्चन और करेंगे, ज्यादा नहीं, बस अब थोड़ा वेट करो। Q charge is placed inside a conducting sphere of radius r and is connected with a metal wire to unchanged spherical cell of 2r radius. Then produced heat energy will be dash. हमें कह रहा है कि हमारे पास पहले एक स्फीयर था, ठीक है, इनिशियली हमारे पास एक स्फीयर था जिसका रेडियस क्या है, मान लो स्फीयर 1 रेडियस है r। अब हमें कह रहा है कि इसके अंदर हमने एक मेटल वायर का जैसे एक दूसरा स्फीयर बना और उस स्फीयर का रेडियस हो गया 2r। ठीक है, तो हमें कह रहा है, और चार्ज कह रहा है इसके अंदर Q चार्ज था, तो बाद में भी चार्ज तो Q ही रहेगा। तो हमें कह रहा है कि एनर्जी बताओ, और हीट एनर्जी कब प्रोड्यूस होगा। हीट एनर्जी जनरली कब होता है इलेक्ट्रिसिटी में, तभी जब एनर्जी एक वेस्ट के फॉर्म में बाहर आएगा। इसका मतलब इनिशियल इसके पास जो भी एनर्जी था और बाद में जो भी एनर्जी हुआ, इन दोनों के डिफरेंस निकालेंगे और जितनी एनर्जी यहाँ पे बाहर आ रहा है वही एनर्जी कौन है, यहाँ पे हीट एनर्जी है जो वेस्ट हो रहा है। यानी हमें U2 माइनस U1 करेंगे, जो आएगा वही है। अब U2 की वैल्यू कितनी है, तो अभी हमने पढ़ा हाफ Q स्क्वायर अपॉन C, एक फॉर्मूला है, ठीक है, तो इसी का यूज कर सकते हैं। तो C की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, तो अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा, C इज इक्वल टू, अगर नहीं आ रहा है तो आप सॉल्व कर सकते हो, Q बाई V, और स्पीयर के लिए हो गया Q बाई R, यस ये कैंसल, तो R अपॉन K। तो 1 में 2 में कितना है, तो 2 में हमारे पास है हाफ Q स्क्वायर अपॉन C2 माइनस हाफ Q स्क्वायर अपॉन C1। क्लियर, तो हाफ Q स्क्वायर अपॉन C2 की वैल्यू कितनी है, तो वो है 2r, क्योंकि इसका रेडियस 2r है,
तो 2r अपॉन k माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन 2 इंटू आर अपॉन के। क्लियर? तो ये कहां गया ऊपर, ये कहां गया ऊपर, तो हमें आंसर क्या मिला, क्यू स्क्वायर के क्यू स्क्वायर अपॉन 4r माइनस के क्यू स्क्वायर अपॉन 2r। अब जो भी माइनस माइनस हो रहा है आप कर लो, तो आंसर कितना होगा, माइनस, देखो कैसे करोगे, सिंपली चलो आसान तरीके को अपना लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, ज्यादा आसान वही है, के क्यू स्क्वायर अपॉन 2r हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे हमारे पास आंसर कितना बच गया, 1/2 माइनस 1, और आपको पता है 1/2 माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 1/2, सो माइनस के क्यू स्क्वायर बाई 2r, सॉरी 4r। कैसे, यहाँ पे माइनस 1/2 बचेगा ना यहाँ पे। अब इस सॉल्यूशन में ऑप्शंस में नहीं है, ऑप्शन में इसकी वैल्यू के की वैल्यू पुट किया है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू स्क्वायर अपॉन 4r। ठीक है, हो गया। तो ऑप्शन कौन है, फर्स्ट ऑप्शन हमें कह रहा है क्यू स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू 4r, पहला ही ऑप्शन है, तो आंसर कुछ ज्यादा सोचना ही नहीं है, हो गया आंसर, हो गया। क्लियर? तो समझ में आपको, देखो हमें कह रहा है कि पहले स्फीयर था, बाद में इसको ये बनाया गया, इसी को ये बनाया गया, तो ये जब हो रहा है तो बताओ कि एनर्जी जो है हीट के फॉर्म में कितना बाहर आया, कह रहा है कि हीट एनर्जी कितना है, तो सिंपल है, हीट एनर्जी का मतलब है जो एनर्जी डिफरेंस आया, तो एनर्जी डिफरेंस कितना आया, U2 माइनस U1, U2 माइनस U1 कितना है, ये रहा फॉर्मूला, अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था, वैल्यू पुट के आंसर होगी, सब फॉर्मूला है। आप, मैंने कहा ना, आप 30 मिनट पहले थ्योरी पढ़ो, उसको समझो, रटो नहीं, समझो, और उसके बाद उसी के बेस पे उस टॉपिक जो तुमने 30 मिनट्स में पढ़ा होगा उसके रिलेटेड 40-50 क्वेश्चन कर डालो। अगर आपसे 50 नहीं हो रहा तो कम से कम 30 क्वेश्चन कर डालो, आपका वो टॉपिक पूरा क्लियर, ठीक है, पूरा क्लियर होगा। लेकिन पहले उसको पढ़ो, पहले समझो, डाउट है कहीं ना कहीं आपके पास टीचर्स है ना, स्कूल में है, आप कहीं ट्यूशन जा रहे हैं वहां पे हैं, कहीं ना कहीं आप पढ़ रहे हैं, या फिर तो आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, तो उसको बार बार देखो इस वीडियो को, या हो सकता है आप डाउट पूछो, मुझे पूछ सकते हैं आप कमेंट में, तो पूछ के तो देखो एक बार। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं 15। द यूनिट ऑफ पोलराइजेबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल इज, लास्ट क्वेश्चन है, मैंने सिंपल रखा था। आपने डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि जो डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंसेस होते हैं वो क्या करते हैं, पहले एक बात इसको नोट कर लो, आपने देख लिया, आप वीडियो को पॉज करके, आपको पता आपको क्या करना, आपको इसको नोट कर लेना है। चलो देखो, डाइलेक्ट्रिक जो सब्सटेंस है वो क्या होगा, डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंसेस 2 टाइप्स में हमें मिलेगा, एक पोलर एक नॉन पोलर। पोलर डाइलेक्ट्रिक के पास क्या होगा, जो मॉलिक्यूल से उसके पास एक परमानेंट डाइपोल मोमेंट है, और नॉन पोलर के पास कोई परमानेंट डाइपोल मोमेंट है नहीं। लेकिन जब हम दोनों के सब्सटेंस की बात कर रहे हैं, यानी बहुत सारे मॉलिक्यूल्स की, तब हमें नेट डाइपोल मोमेंट मिलता है 0, ठीक है। लेकिन चाहे पोलर हो या नॉन पोलर, जब इसको हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो इसका होता है पोलराइजेशन, यानी इनके पास एक टेम्परेरी डाइपोल मोमेंट आ जाएगा। और ये टेम्परेरी डाइपोल मोमेंट आ किसके वजह से रहा है, ये टेम्परेरी डाइपोल मोमेंट आ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। और इस प्रोपोर्शनल को हम रिमूव करने के लिए जिस कांस्टेंट का यूज कर रहे हैं, उसी कांस्टेंट को हम यहां पे कहेंगे पोलराइजेबिलिटी, ठीक है। सो अल्फा इज इक्वल टू P अपॉन E। P हो गया डाइपोल मोमेंट यानी कूलम मीटर, और E हो गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड यानी न्यूटन पर कूलम, तो आंसर हो गया कूलम स्क्वायर मीटर पर न्यूटन। तो हमारा यूनिट है कूलम स्क्वायर मीटर पर न्यूटन, यानी ऑप्शन ए हो गया, सिंपल था, खत्म। तो आज हमने टोटल देखे हैं 15 क्वेश्चंस, ठीक है, कल हमने देखा था 10 क्वेश्चंस। तो हमारे इसी के साथ हमने चैप्टर नंबर 2 के ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स को हमने कवर किया है। एक एक क्वेश्चन हमने लगभग सब में से लिया, किसी किसी में 2-3 क्वेश्चंस भी थे, जैसे कैपिटल में से काफी ज्यादा क्वेश्चन थे, तो ऑलमोस्ट सारा क्वेश्चन हमने लिया है। कुछ टॉपिक छूटे भी हैं, इसलिए मैंने कहा ऑलमोस्ट, सारे नहीं। तो कल हम जो वीडियो आ रही है हमारी वो 3rd है, ठीक है, यानी 3rd चैप्टर। तो आपको जाने से पहले क्या करना है, आपको जाने से पहले वीडियो करना है लाइक, सब्सक्राइब, और फिर आपको क्या करना है, इसको शेयर कर देना है आपके दूसरे फ्रेंड्स के साथ, ताकि उनका भी जो एग्जाम है वो अच्छा जाना चाहिए कि नहीं। आपका, मैंने कहा ना, आप किसमें, अगर आप गुजरात बोर्ड में हो तो आपको बेनिफिट है, अगर आप गुजकेट के एग्जाम देने वाले हो तो आपको बेनिफिट है, अगर आप नीट का प्रिपरेशन कर रहे हो तो भी आपको बेनिफिट करेगा, और जेईई मेन में तो करेगा ही करेगा।
तो इसीलिए क्या करना है आपको, वीडियो को करना है लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।